चाहिए होगा। आप कह रहे हैं कि कई मायनों में ये जो पूरी यात्रा है वो खास है, ऐतिहासिक तो है ही। लेकिन सुधाकर जी, सवाल ये भी कि पहले नेहरू, फिर इंदिरा गांधी और फिर नरेंद्र मोदी, आखिर पिछले 4 दशक में किसी नेता का ऑस्ट्रिया का दौरा क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे के क्या कारण रहे? हालांकि बीच बीच में चांसलर्स के साथ अलग अलग देशों में अलग अलग फोरम्स पर मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी की। 2017 में, 2021 में भी ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ पीएम मोदी मिले थे। लेकिन ऑस्ट्रिया का दौरा करने में किसी भारतीय प्रधानमंत्री को 40-41 साल क्यों लग गए? अंजलि, बहुत सेंट्रल सवाल आपने पूछा है। ये मैं भी बहुत समय यही सवाल पूछता हूँ। पिछले 48 घंटे से यही सवाल काफी बार मैंने पूछा। मुझे सिर्फ जवाब में मेरे मन में आ रहा है उत्तर में कि शॉर्ट साइटेडनेस। हमारा एक्सटर्नल अफेयर या फॉरेन पॉलिसी का कोई पॉलिसी नहीं था, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। अभी कुछ नहीं तो इमीडिएट नेबरहुड, एक्सटेंडेड नेबरहुड और स्ट्रेटेजिक नेबरहुड, ये जो नेबरहुड्स का जो पॉलिसी है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट को मध्य नजर रखते हुए उसको फॉर्मुलेट किया जा रहा है। जैसे फर्स्ट आप बोलते हैं हमारा जो फर्स्ट नेबरहुड जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी जैसे अपनाया गया है, इसी तरह एक्सटेंडेड नेबरहुड में एक ऑस्ट्रिया, मैं डिस्काउंट नहीं करना चाहता हूं, बहुत कुछ हुआ है। पहले की लीडरशिप, उन्होंने अपना योगदान, अपने सोच विचार उस समय के परिस्थिति के मुताबिक किए हैं। मेरे ख्याल से 20th सेंचुरी एक अलग किस्म का पहलू के साथ बढ़ा था। एक बाइपोलर वर्ल्ड था, कोल्ड वॉर 1.0 था। अभी 21st सेंचुरी में यूनिपोलैरिटी कहते हैं, लेकिन ये हमें मान के चलना पड़ेगा, एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है और मल्टीपोलैरिटी बढ़ती जा रही है। ऐसा स्थिति में भारत का एक सेंट्रल रोल के लिए एक पोल की जैसे उभर के क्रेडिबल और रिलायबल लीडर की तरह उभर के निकल रहा है विश्व में। और ऐसा स्थिति में नरेंद्र मोदी साहब का जो लीडरशिप है, मैं ये मान के चलूंगा, ये मेरा विचार है, परहैप्स नहीं, यकीन के साथ मैं कह सकता हूं, भारत, स्वाधीन भारत में ये एक ऐसा एक लीडर है, पहला एक हिंदुस्तान की लीडर है जिनका एक विजन एक अनमैचेबल, अनपैरेलल्ड है। ये एक्चुअली सिर्फ हिंदुस्तान की बाउंड्री तक सीमित नहीं है, उसके बाहर देख रहे हैं। और एक ही मुद्दा उनका है कि भारत को एक विकसित देश बनाना है। कैसे बनाना है, हर किस्म की मुद्दा और हर पहलू को ये ढूंढते हैं और सोचते रहते हैं 24/7 365। इसीलिए ये अलग किस्म का एक ग्लोबल लीडर उभर के निकले हैं। और नरेंद्र मोदी के बराबर मेरे विचार के मुताबिक बहुत कम लीडर हमारे हिंदुस्तान में मिले हैं। बैक टू यू अंजलि। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ जुड़ गए, विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी, पहले नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, पिछले 4 दशक में किसी भारतीय नेता का ऑस्ट्रिया का दौरा नहीं हुआ है। मैंने सवाल सुधाकर जी से पूछा था कि 40 साल का वक्त आखिर क्यों लग गया। मेरा सवाल आपसे यह है कि एक ऐसी जगह जाना नरेंद्र मोदी का जहां 40 साल से कोई नेता नहीं गया, किन मायनों में कितना खास मानते हैं इस पूरी यात्रा को? कैसे देखा जा रहा है भारत के लिहाज से? भारत को क्या हासिल होगा इस यात्रा से? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ये जो ऑस्ट्रिया की यात्रा है बेहद महत्वपूर्ण है। और ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को निस्संदेह गहरा और प्रगाढ़ करेगी। ऑस्ट्रिया सेंट्रल यूरोप का एक बेहद अहम राष्ट्र है और ऑस्ट्रिया के साथ जो भारत के जो रिश्ते यद्यपि कि पुराने हैं, 1949 में ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित हुए थे और इस वर्ष दोनों ही राष्ट्र अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75th ईयर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस लिहाज से भी ये यात्रा महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में रिन्यूएबल एनर्जी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और विशेष रूप से स्टार्टअप्स के ऊपर विशेष करार होने की और सहमतियां बनने की पूरी संभावना है। और इस यात्रा के बाद जाहिर है कि दोनों देशों के बीच के जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट हैं वो भी बढ़ेंगे। अभी वर्तमान स्तर में आप देखें तो भारत और ऑस्ट्रिया के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है वो लगभग $3 बिलियन का होता है। जाहिर है कि ये स्तर है, ये पर्याप्त नहीं है। दोनों के बीच में आर्थिक संबंधों की अपार संभावनाएं मौजूद हैं और उस दिशा में भी आगे आने वाले समय में उल्लेखनीय प्रगति होगी। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की यात्रा एक ऐसे तरीके से प्लान की गई है कि ये रशिया की यात्रा के साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रिया की यात्रा की है और इसके माध्यम से भारत यूरोप के राष्ट्रों को, अमेरिका को और पूरे विश्व को यह मैसेज देना चाहता है
कि भारत एक संतुलित विदेश नीति के तहत चलते हुए जहां एक तरफ रशिया के साथ अपने संबंधों को गहरा और प्रगाढ़ कर रहा है, वहीं यूरोपीय राष्ट्रों के साथ भी भारत बिल्कुल, अपने जाहिर है एक संबंधों को बड़ा मधुर बनाए मैसेज भी इस रखने पूरी को। यात्रा के जरिए। ठीक है संजीव जी, आप मेरे साथ बने रहिए, आऊंगी आपके पास में एक बार फिर से, लेकिन एक खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं आगे बढ़ने से पहले कि ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेमर की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी किया गया है। वियना में पीएम मोदी का स्वागत है, कार्ल नेमर की ओर से लिखा गया, ऑस्ट्रिया में आपका स्वागत करना सम्मान की बात है। ऑस्ट्रिया और भारत मित्र और साझेदार हैं, ये सोशल मीडिया एक्स पर लिखा गया ऑस्ट्रिया के चांसलर की ओर से। साथ ही साथ 2 तस्वीरें भी शेयर की गई। एक तस्वीर में सेल्फी लेते हुए ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेमर नजर आ रहे हैं, दूसरी तस्वीर जो साझा उनकी ओर से की गई उसमें दोनों नेता किसी गंभीर विषय पर मानो चर्चा कर रहे हैं। आलोक सर, आज वहां के राष्ट्रपति के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है मुलाकात। दोनों देशों के बीच संबंध किस तरह के रहे हैं इस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, आगे क्या मिलने वाला है, क्या फायदा होगा। आज की मीटिंग में आपको क्या लगता है, किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी और क्या वही बॉडी लैंग्वेज हम देखेंगे पीएम मोदी का जो हम अक्सर देखते हैं जब बड़े नेताओं के साथ अलग अलग देशों के उनकी मुलाकात होती है, वही गर्मजोशी क्या नजर आएगी आज भी? ठीक है जी, पहली बात जो आपने कहा राष्ट्रपति के साथ एक औपचारिक, चूंकि वहां पर सारे पावर जैसे हमारे यहाँ है, एग्जीक्यूटिव पावर सारे प्रधानमंत्री के होते हैं, तो चांसलर नेमर के साथ जो बातचीत है और जो संबंध एक तरह से आपस में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उनका मिलन हुआ होगा, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनके देश में जाकर वियना इस बात में भारत के साथ जो आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए वो भी उत्सुक है। बड़े पैमाने पर हम जैसे जर्मनी है, ऑस्ट्रिया एक समय जर्मनी से ही मतलब जुड़ा हुआ कंट्री रहा था, बाद में वर्ल्ड वार के बाद उस तरह का, इसलिए ऑस्ट्रिया के साथ हमारे संबंध, चूंकि जर्मनी से भी हमारे संबंध हैं और काफी हद तक जर्मनी भी रूस के साथ पहले तो पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन वहां पर आ ही रही थी। यूक्रेन संकट के बाद एक अजीब सी स्थिति पैदा हुई है जर्मनी को भी, क्योंकि सब नाटो के साथ होने से और देशों के साथ होने से, अमेरिका का साथ देने के कारण वो रूस से अपने को उसको अलग करके ज्यादा लड़ाई में नाटो के साथ रहना पड़ रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे संबंध होने का यही एक बड़ा लाभ है जो अभी श्रीवास्तव जी कर रहे थे, कि आने वाले वर्षों में हमारे जैसे परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ी एजेंसी वहीं पर है, मैंने ये ठीक है कि उसमें ऑस्ट्रिया की भूमिका होगी, लेकिन उसी जमीन पर ड्रग्स कंट्रोल, आतंकवाद ड्रग्स से जुड़ा हुआ है, वहीं पर वो सेंटर भी है। तो जो बातचीत होती है उसमें कई वहां पर जो और अधिकारी राजनयिक हैं उनके साथ भी विचार विमर्श में भारत, चूंकि एस जयशंकर विदेश मंत्री पहले विदेश सचिव भी रहे हैं और सारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जो रणनीति अभी जिसका जिक्र किया गया, हमारी रणनीति इस समय विश्व के सबसे, मैं भारतीय होने के नाते तो मैं कहूँ यदि दूसरा के देशों से भी मानेंगे तो दुनिया के सभी देशों से अधिक भारत की भूमिका, भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। G20 भी नहीं, चूंकि देखिए अमेरिका में रूस अलग लड़ाई लड़ रहा है, चीन का पाकिस्तान के साथ होने, चीन भी उन देशों के साथ, अमेरिका के साथ उसका वैसा संबंध नहीं है और भारत की तरफ सबकी निगाह है। इसलिए ऑस्ट्रिया में आज जो उनकी चर्चा हो रही है, इसका आर्थिक के साथ विश्व को मैसेज जा रहा है कि हम शांति चाहते हैं और वो देश हमारे साथ हैं जो शांति चाहते हैं, आतंकवाद से निपटना भी चाहते हैं। ऑस्ट्रिया जैसे देश भी, जर्मनी ने भी हमेशा हमारा इस मामले में साथ दिया है आतंकवाद से लड़ने के लिए। बल्कि आप देखिए ब्रिटेन में तो फिर भी खालिस्तानी वगैरह ज्यादा है, लेकिन ऑस्ट्रिया में और जर्मनी में आपको ऐसे बहुत ही इक्का दुक्का लोग मिलते हैं जो इस तरह से भारत विरोधी ताकतें वहां पर हों, जो मैं जिसको कह सकते हैं सक्रिय हो जाए। सारी स्वतंत्रता के बाद भी उस तरह से असाइलम ऑस्ट्रिया नहीं देता है। तो मेरा ये मानना है कि भारत के हित तो आतंकवाद से लड़ने और शांति हो, ताकि जो आर्थिक समस्याएं आ रही है, यूरोप भी गंभीर आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया भी अपने ढंग से, यूरोपीय जो यूनियन का सदस्य है वो संसद में उसकी भूमिका है। बल्कि देखिए अभी इस समय महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हॉलैंड के जो नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री बने, अभी प्रधानमंत्री वो जल्दी ही 2 महीने बाद ज्वाइन करने वाले सेक्रेटरी जनरल नाटो का, और वो ज्यादा बहुत ही रूस विरोधी हैं मैंने कुछ मामलों में विचारों से। तो इन सबको संतुलित करने के लिए भारत ऑस्ट्रिया एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में निभाएगा। ठीक है सुधाकर सर, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है उन पर तो बातचीत होगी ही, इसके अलावा जो बड़ी समस्या दुनिया भर के लिए है जिसमें से एक आतंकवाद भी है, क्या इस पर भी चर्चा हो सकती है नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया दौरे के दौरान? एब्सोल्युटली अंजलि, जो आलोक साहब ने कहा वो तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, काफ़ी चीज़
गहराई में स्टडी कर रखे। मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो आलोक साहब ने जिक्र किए और संजीव श्रीवास्तव साहब ने। देखिए, ऑस्ट्रिया जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक, ये तो आते जाते रहता है, इन्वेस्टमेंट होते रहता है। बड़ी चीज क्या है? बड़ी चीज कॉमन आदमी को यही लगेगा कि शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, हमारा जो रेलवे इंजन है हम ऑस्ट्रिया से लेते हैं, टेक्नोलॉजी उनसे लिया है, उनसे लेकर डेवलप किए हैं। हमारा जो हैवी मशीनरी है, तो इन चीजों में नहीं। लेकिन आज के दिन में जो ग्लोबल चैलेंजेस है, ग्लोबल चैलेंजेस में सबसे पहला चीज है ये लड़ाई को कैसे समाप्त करना है। ये आम इंडियन जो है, हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट से आप भूल जाइए। अभी ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मेरे विचार के मुताबिक ऑस्ट्रिया एक देश है, जैसे आलोक साहब कह रहे थे, साइप्रस है, माल्टा है, आयरलैंड है, ये यूरोपियन यूनियन की हिस्से हैं। लेकिन हर एक देश के अंदर यूएन सेंटर नहीं है, ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वहीं पे है। यहीं पे सारे मीटिंग होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, चाहे काउंटर टेररिज्म हो या बाकी विषय हो। मेरे विचार में समय आ गया है, हिंदुस्तान धीरे धीरे विश्व को यह भी पॉइंटर दे रहा है कि भैया अभी इसके बाद हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अप्रोच, कोर्स ऑफ एक्शन ऑस्ट्रिया की तरफ ओरिएंटेड है, नंबर एक। नंबर दो, समय आ गया है 21st सेंचुरी में हमारा विकसित देश बनने से पहले है हिंदुस्तान को एक सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर बनना है। ये हमारा हक है, हम बनेंगे। नंबर तीन, विश्व का जो जो लड़ाई शुरू कर रहे हैं उनको पहले उसका अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं हमें पिन पॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 20th सेंचुरी का जो पैरामीटर के आधारित पर ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप के ऊपर जो आर्किटेक्चर बने हैं, ये सारे के सारे रीऑर्गेनाइज होना है। अभी हम 21st सेंचुरी में हैं। लड़ाई के माध्यम से या लड़ाई के मैदान में आप शांति कभी अचीव नहीं कर सकते हैं। डिप्लोमेसी और डायलॉग, इसके लिए ऑस्ट्रिया जैसे एक न्यूट्रल देश है, इनका पहुंच है नाटो के साथ और यूरोपियन यूनियन के एक मेंबर होने के नाते it is a nation which is heard and respected by one and all in Europe and all over the world. Back to you, Anjali. बिल्कुल, तो देखिए कई मायनों में ये जो पूरी यात्रा है खास है। पहला दौरा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रिया का। हालांकि इससे पहले जैसा कि मैंने बताया चांसलर्स के साथ मुलाकात ऑस्ट्रिया के पहले भी पीएम मोदी कर चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर दौरा ऑस्ट्रिया का पहली बार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, जो बिजनेस लीडर्स हैं, चाहे वो भारतीय हों या फिर ऑस्ट्रिया के हों, जो वहां पर रह रहे हैं, उनसे भी मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इस मुलाकात से क्या माना जाए, जो संबंध हैं खासतौर पर अलग अलग क्षेत्रों में, वो और ज्यादा मजबूत होंगे? वहां के बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात पीएम मोदी की कितनी खास रहेगी? जी जी, ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और वर्तमान समय में जैसा कि मैं कह रहा था कि दोनों देशों के बीच के जो द्विपक्षीय व्यापार का जो स्तर है वो लगभग $3 बिलियन का है। लेकिन ये जाहिर है कि दोनों देशों के बीच में जो क्षमताएं हैं उस लिहाज से काफी कम है। और इसमें जो है विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, अनटैप्ड पोटेंशियल्स हैं, जिसको कि दोनों देशों को फर्दर एक्सप्लोर करना है और अपने अपने देशों के लिए इस्तेमाल करना है। उस लिहाज से ये जो यात्रा है बिजनेस कम्युनिटी के साथ और बिजनेस लीडर्स के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। ऑस्ट्रिया में जो वहाँ पे भारतीय हैं, लगभग 30,000 की संख्या में वहाँ पर भारतीय हैं। इंडियन डायस्पोरा के साथ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो है कनेक्ट होगा। और जाहिर है कि ये जो वहाँ पर भारतीय हैं और उनके और उन्होंने पूरे दोनों देशों के बीच के संबंधों को पहले ही विकसित करने में और उसको प्रगाढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के विदेश नीति की एक बड़ी विशेषता ये भी है कि हम इस माध्यम से प्राइम मिनिस्टर मोदी जहां कहीं भी इंडियन डायस्पोरा है उसके साथ अपने कनेक्ट को स्थापित करके वो इन रिश्तों की जो गहराई को और अधिक बढ़ा देते हैं। वो हमने देखा, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो यूरोपीय राष्ट्र हो। और जाहिर है कि ऑस्ट्रिया का 40 वर्षों के बाद ये दौरा हो रहा है। वहाँ पर अनेक भारतीय जो कि मैं रिपोर्ट्स देख रहा था कि वो काफी खुश हैं कि एक 40 वर्षों के बाद एक प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो ये जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो एक प्रोएक्टिव जो विदेश नीति है, विजनरी विदेश नीति है, अपने देश के जो लोग हैं, जो रिसोर्सेस हैं, जो अपनी मदरलैंड के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनकी दिली इच्छा होती है कि वो भारत के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करें, उनके साथ वो कनेक्ट स्थापित करते हैं। तो ये भी विदेश नीति का पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है
कि एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया है, और जिसका कि परिणाम ये हुआ है कि जो भारत में चाहे वो रेमिटेंसेस हो, चाहे वो भारतीयों का जो है अपने एक्सपर्टीज को शेयर करने का जो प्रक्रम है वो लगातार बढ़ा है। और इस लिहाज से भी भारत, जिसको कि हम विकसित भारत बनाने की अब संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें इन प्रवासी भारतीयों का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। तो ये जो भारत और ऑस्ट्रिया के बीच के जो संबंध हैं, जाहिर है कि इस यात्रा के बाद प्रगाढ़ होंगे। एक बात मैं अवश्य और भी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि ऑस्ट्रिया एक ऐसा राष्ट्र है जो कि विश्व में बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। वहां पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA का हेडक्वार्टर है, वहां पर यूनेडो का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का जो हेडक्वार्टर है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी इन यूरोप का हेडक्वार्टर है, और ये पूरे विश्व की राजनीति में केंद्रीय स्थान रखता है। बिल्कुल। और यूरोप ऐसे में देश में संजीव जी, ऐसे देश में जब रेड कारपेट वेलकम हो किसी नेता का, भारत के प्रधानमंत्री का, तो आलोक सर वो फिर कितनी बड़ी बात हो जाती है, रेड कारपेट वेलकम पीएम मोदी का वहां पर। कि जिस तरह के सौहार्द हमारे संबंध रहे हैं, भारत जिस तरह से सबका स्वागत करता है, और जैसा अभी कहा, ऐसा नहीं है, पिछले 10 वर्षों में भी हमारे डिप्लोमेसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन देशों के साथ संबंधों को बहुत प्रगाढ़ किया है। और इसलिए ऑस्ट्रिया भी ये चाहता है कि जैसे पड़ोसी जर्मनी के साथ में, इसलिए फिर आपको जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैं इन दोनों देशों में, जर्मनी में मैं रहा हूँ और ऑस्ट्रिया भी जाता रहा हूँ समय में, और इसलिए कह सकता हूँ कि इन दोनों देशों में थोड़ा प्रतियोगिता भी होती है ना, कि आप हमारे साथ, हम कितना अच्छा करते हैं, राजस्थान कितना अच्छा करता है कि गुजरात कितना अच्छा करता है। समझिए, ये सब छोटे देश है ऐसे जो हम अपने प्रदेशों से तुलना कर सकते हैं। भारत एक महान राष्ट्र है, और जब उनके देश के जब विदेश मंत्री आए या वहां के पूर्व चांसलर भी पहले यहाँ भारत आए हैं, ऐसी स्थिति में भारत का रेड कार्पेट का मतलब ये है कि उनको मालूम है कि भारत इस समय कितनी बड़ी महाशक्ति की तरह से, अभी जैसा सिक्योरिटी काउंसिल, मैं तो ये भी कहूंगा, सुधाकर जी भी इससे एग्री होंगे शायद, कि देखिए इस समय हम मेंबर हो या ना हो, लेकिन शांति के लिए कई बार सुरक्षा परिषद में वीटो कोई लगा देता है और आगे कुछ बढ़ता नहीं है। इस समय भारत बगैर सुरक्षा परिषद का मेंबर हुए, बगैर नाटो सीटो, जो पहले सीटो कभी एक संगठन होता था, हम किसी के साथ नहीं जा करके, हम रूस और चीन के कम्युनिस्ट उसके किसी गठबंधन में भी शामिल नहीं हो सकते, हम क्यूबा की तरह भी नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत सुरक्षा परिषद और यूएन में भी, यूएन बल्कि कई लोग इसकी आलोचना करते हैं कि यूएन अब किस लिए रहा, कोई सुनता ही नहीं है। भारत को ये कहते हैं कि अच्छा आज युद्ध बंद कर दीजिए एक दिन के लिए, तो इनको निकलने दीजिए, युद्ध बंद हो जाता है। ये मैंने आज तक बहुत सारे युद्ध, लागर जी ने बड़े देखे हैं, स्टडी किए होंगे, बड़े कम ऐसे अवसर आते हैं जब आप, कोई देश जब इतनी लड़ाई के पर हो और उस समय में कुछ समय के लिए कुछ विराम देने के लिए तैयार हो। ऐसी स्थिति में इजराइल को हमने तैयार किया। कई बार ऐसे मौके जब आए, जब कोई धार्मिक मौका हो या मानवीय मुद्दा हो, लोगों की, कल भी उन्होंने बच्चों का जिक्र किया, अस्पताल पर जब हमला हुआ है जिस ढंग से, उस स्थिति में यूक्रेन में, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जब बच्चे मारे जाते हैं तो उससे अधिक पीड़ा की कोई बात नहीं होती। इसलिए मैं कहूंगा कि यूएन के भी एक बड़े नेता के रूप में मैं ये मानता हूं कि भारत, ये जो शांति, पिछली बार भी मैंने शायद जिक्र किया था, कई राष्ट्रपतियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत आज इस स्थिति में है कि नोबेल शांति पुरस्कार, स्वीडन भी ऐसा देश है जो नाटो का सदस्य नहीं है, इसी तरह से फिनलैंड ऐसा देश है, और स्वीडन में ही नोबेल प्राइज होता है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत उसका सही हकदार है, बल्कि अमेरिकन राष्ट्रपतियों को मिला है जो युद्ध कराते रहते हैं बहुत, ऐसे हो, मैं इसलिए कहता सारे नोबेल प्राइज ऐसा नहीं है, लेकिन कई वहां भी राजनीतिक कारण होते हैं। तो भारत उस तरह की यूएन के एक प्रतिनिधि के रूप में, आप ये कहें कि यूएन में भी भारत की आवाज बहुत बुलंद होती है। हम अपनी बात आतंकवाद और युद्ध के शांति के लिए कैसे, गांधी, महात्मा गांधी का जो असली संदेश है, वो प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जाते हैं। यहाँ भी आपने देखा होगा G20 बैठक में उन्होंने बाकायदा महात्मा गांधी की तरह सबको ले जा करके उनको सबका सम्मान किया, जो वहां से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भारत आए थे जी। तो महात्मा गांधी का असली संदेश जो पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये एक बड़ा संदेश पूरी दुनिया के लिए, बिल्कुल जाहिर है, एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज। और ये कुछ लेटेस्ट तस्वीरें आ रही हैं, आप तीनों सब मेरे साथ बने रहिएगा। एक बार हम विजुअल्स दिखाते हैं क्योंकि लाइव विजुअल्स ही आ रहे हैं वहां से, ऑस्ट्रिया से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया में मौजूदगी है। पीएम मोदी आज राष्ट्रपति से मुलाकात भी करने वाले हैं वहां पर। गार्ड ऑफ ऑनर फिलहाल पीएम मोदी को दिया जा रहा है, जिसकी ये सीधी तस्वीरें। पीएम मोदी जब ऑस्ट्रिया पहुंचे तो भव्य स्वागत, जोरदार स्वागत पीएम मोदी का किया गया था। वंदे मातरम की धुन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ था। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें पीएम मोदी
का भव्य स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर फिलहाल उन्हें दिया जा रहा है एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए। खुद कल ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर पहुंचे थे, उसके बाद दोनों के बीच में बातचीत भी हुई थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी की थी कार्ल नेहमर ने। साथ ही साथ पोस्ट भी उन्होंने किया था, जिसमें कुछ बातें भी उन्होंने कही थी। दोनों देशों के बीच संबंधों का, बेहतर संबंधों का भी जिक्र किया था। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर अपनी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर वहां पर दिया जा रहा है। ऑस्ट्रिया के चांसलर से द्विपक्षीय वार्ता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, साथ ही साथ वहां के राष्ट्रपति से भी पीएम मोदी की मुलाकात। जाहिर है कई अलग अलग मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। 41 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया का दौरा हो रहा है। 41 सालों में दोनों देशों के बीच जो संबंध रहे हैं उन्हें और कैसे मजबूत किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए, इस पर जाहिर है कि चर्चा की जाएगी। सुधाकर सर, ये पूरा दौरा ऐसे समय में भी हो रहा है जब दोनों देश अपने बीच राजनयिक संबंध के 75 साल पूरे होने की खुशी मना रहे हैं। ऐसे वक्त में ये पूरा दौरा और कई मायनों में खास हो जाता है। साथ ही साथ एक और सवाल इसमें जोड़ देती हूँ, पिछले 10 सालों में जिस तरह से आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की जो छवि बदली है, उसका क्या असर आप मानते हैं कि पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर भी जब गए तो ग्रैंड वेलकम उसी तरह से उनका? अंजलि, बधाई हो, आप बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछ रहे हैं, डीप मीनिंग सवाल। सबसे पहला चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, आलोक जी जैसे वो जिक्र कर रहे थे, 2 पॉइंट मैं प्रियम्बल में देता हूँ, उसके बाद टाइम इजाजत होगा मैं थोड़ा सा उसको व्याख्या करना चाह रहा हूँ जी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि जैसे बॉल पॉइंट जैसे चीज है, बॉल पॉइंट, ये बॉल पॉइंट का इन्वेंशन ऑस्ट्रिया में ही हुआ था। पहले मैं जिक्र कर चुका हूं, मॉडर्न हेलीकॉप्टर यहीं पे हुआ था। आइंस्टाइन का, ही वॉज बॉर्न इन जर्मनी, लेकिन इधर ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सपेंशन यहीं से हुआ था। और सबसे बड़ी चीज है, आलोक जी अभी जो कह रहे थे नॉन अलाइनमेंट, अभी मेरा दिमाग इतिहास में थोड़ा पीछे जा रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जब अलाइड फोर्सेस ऑक्यूपाई कर रखे थे, ये सारे देशों में पूरा कब्जा कर रखा था, तब भारत की इंटरवेंशन की वजह से, उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, नॉन अलाइड लीडर थे, इन्हीं के इंटरवेंशन, क्रुश्चेव का था रूल चल रहा था उस समय, यही इंटरवेन किए थे। इनके बातों को इज्जत करते हुए, रक्षा करते हुए, रशिया हैड पुल्ड बैक इट्स ट्रूप्स फ्रॉम ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इज ग्रेटफुल टू इंडिया। सो ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, आपने याद, आलोक साहब ने याद दिलाया। और उसका अगर गहराई में इतिहास में जाएंगे कि एक एक पॉइंट, बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं जिसके वजह से ऑस्ट्रिया इज वेरी वेरी इंडेटेड टू इंडिया। तो ये एक पहलू। दूसरा जो सवाल आपने पूछा है, बिल्कुल आज के दिन में भारत की छवि सिर्फ प्रधानमंत्री साहब के वजह से नहीं, बहुत सारे कारण हैं। नरेंद्र मोदी साहब का बियॉन्ड बाउंड्री एक सोचने का एक आदत है, और ये इनका दिमाग 24 घंटा काम करते रहता है। मैं तो कहता हूं हॉलमार्क ऑफ ए लीडर, चाहे मिलिट्री लीडर हो या पॉलिटिकल लीडर है, तो हॉलमार्क ऑफ ए लीडर लाइज इन एंटिसिपेटिंग कैसा इवेंट होने जा रहा है, और चैलेंजेस आते हैं, इनकी आदत है चैलेंजेस को काउंटर चैलेंज करने का काबिलियत है, सक्सेसफुली उसको अचीव करने का। ये बैकग्राउंड के साथ आपका सवाल का जवाब मैं ये कहना चाहता हूं, आज नरेंद्र मोदी केवल नहीं है, 140 करोड़ जो हमारे नागरिक हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। भारत आज विश्व में एक ऐसा देश है, सबका निगाह भारत के ऊपर क्यों है? ये 8.2 जीडीपी रेट ऑफ प्रोग्रेस का नहीं है। हाँ। सबका ध्यान है ये जो आपका मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो मार्केट है भारत के अंदर। कोई जगह में पढ़ रहा था सुबह 466 मिलियन, मेरा रिसर्च कह रहा है 687 मिलियन के करीब। मिडिल क्लास भी 3 अलग अलग स्तर के होते हैं, $2 to $10, $10 to $20, $20 से ऊपर। तो आप अपर ट्रस्ट पे लेते हैं, ये 466 मिलियन आज के दिन में है। 2050 तक ये 1 बिलियन फिगर टच करेगा। बाइंग कैपेबिलिटी हिंदुस्तान का जितना रहेगा, विश्व में कोई देश नहीं होगा इसके तुलना या उसको कंपेयर करने लायक। तो ये जो मार्केट है, मार्केट की वजह से सबका, यूएस कैनॉट एक्चुअली सबटाज और नेशनल इंटरेस्ट, चाहे कुछ भी कर ले। रशिया के साथ आप दे धड़ा के पूरा दिल खोल के पूरा रिश्ता बनाइए,
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करिए, बैलेंसिंग एक्ट होता रहा। मेच्योरिटी इज देयर इन द, इट इज इनहेरेंट इन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। 13 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे गुजरात में, देखिए क्या रंग और रूप उसको बदल डाले। 10 साल के अंदर हिंदुस्तान का पूरा रूप, रंग, कल्चर। आज मैं जब बाहर जाता हूं छाती ऊंचा करके चलता हूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अमेरिकन पुलिस मेरे को सैल्यूट करते हैं, आर्मी ऑफिसर सैल्यूट करते हैं। वो बोलते हैं सुधाकर जी को मैं सैल्यूट नहीं मार रहा हूं, मैं हिंदुस्तान का आत्मविश्वास का सलाम कर रहा हूं। इस किस्म की एक पहचान है। दूसरा सवाल जो आप कह रहे हैं किस तरह हम जा रहे हैं, काउंटर टेररिज्म का सवाल आपने उठाया अंजलि। आज भारत टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से पीड़ित है। आज जम्मू एंड कश्मीर में ये रिवाइव होते जा रहा है। हमारा करंट चैलेंजेस की सोल्यूशन विश्व लेवल पे भी निकालना जरूरी है। जो डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किया था 1996 में, आलोक साहब विल एग्री विद मी, क्या वो डॉक्यूमेंट का समय नहीं आ गया है विश्व में एक कन्वर्जेंस प्लेटफॉर्म में आने का? क्या सिर्फ 9/11 होने के बाद जब झटका लगता है तब यूएस भागता है अफगानिस्तान में, ओसामा बिन लादेन को ढूंढते रहते हैं, अफगानिस्तान में आए चले गए इराक, और 2011 कोई सालों के बाद ओसामा बिन लादेन को कहाँ अबोटाबाद में मिलता है। अगर वो उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, अगर उसका दूसरा जो टेररिस्ट लीडर है अल जवाहिरी है, उसका अफगानिस्तान काबुल में न्यूट्रलाइज बिल्कुल, और बहुत हद तक उम्मीद है कि टेररिज्म का मुद्दा भी पीएम मोदी उठाएं। आलोक सर, चूंकि इससे पहले आपने बताया कि आप भी ऑस्ट्रिया की यात्रा कर चुके हैं, टूरिज्म की अगर मैं बात करूं, चूंकि टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है, दोनों देशों के बीच टूरिज्म को लेकर कैसे रिश्ते रहे हैं? चूंकि क्या बड़े पैमाने पर भारतीय ऑस्ट्रिया का दौरा करते हैं, और आगे आने वाले दिनों में जब खुद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर गए हैं तो इस क्षेत्र में क्या और ज्यादा उम्मीदें और संभावनाएं देखते हैं आप? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। चूंकि देखिए, जैसा मैंने कहा, कल्चर की दृष्टि से, और यह हमारी ऐसे जो राष्ट्रीय विमान सेवा है वो भी है डायरेक्ट भारत के साथ भी, इसलिए उसको बढ़ाने के लिए वो भी चाहते हैं। भारत जो कि पर्यटन का, यहाँ पर हम देखें कितना बड़ा पर्यटन के जो रास्ते खुले हैं, खाली अयोध्या की बात नहीं है, जो दूसरे कश्मीर, आपको आश्चर्य होगा, अभी मतलब हमारे मित्र या कहिए परिवार के सदस्य भी गए थे, अमेरिकन और यूरोपियन पूरा श्रीनगर में भरे हुए, मतलब कोई जगह नहीं थी होटलों में, पहले से 4-4 महीने पहले से बुक थे। ऐसे ही, जबकि वहां भी सर्दी के मुल्क है ऑस्ट्रिया या यूरोपियन देश, उसके बाद भी वो कश्मीर की जो हिमालय की सुंदरता है, या यदि हमारे यहाँ वो खजुराहो जाए, यदि ताजमहल जाते हैं, ताजमहल तो पहले से है, लेकिन हाल के वर्षों में जितने नए क्षेत्र हमारे विकसित हुए हैं, जो 100 से अधिक हवाई अड्डे बन गए हैं प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद, उस सबका लाभ पर्यटन में मिलेगा। आर्थिक जब हम बात करते हैं तो केवल वही, रोजगार कैसे मिलेगा? यदि ऑस्ट्रिया अभी एक संपन्न देश है, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ, मैं वहाँ मैंने, और संगीत के रूप में आप देखिए, यहाँ पर जब संगीत के कुछ ऐसे कार्यक्रम पश्चिमी संगीत का हो तो ऑस्ट्रिया का नाम लिया जाता है। बेटोवन, वहां पर उसका बाकायदा म्यूजियम, जैसे आप हम लोग कहते हैं ना भाई, आप कालिदास के उस पर जाएंगे, आप कहीं बिस्मिल्लाह खां का सुनने के लिए कि इलाहाबाद में कहाँ पर रहते थे, तो पुराने घर ऐसे आज भी ऑस्ट्रिया में है। तो जो संगीत के प्रेमी हैं और तटस्थ देश, वहाँ बहुत ऐसा कोई क्राइम नहीं है। आप देखिए यूरोप में, ब्रिटेन में, कहीं भी, आज भी अमेरिका में कितना क्राइम फिर भी देखने को मिलता है। भारत से, बल्कि ऑस्ट्रिया ऐसा देश है जहां पर उस तरह का क्राइम नहीं है। आप रात को 10 बजे भी टैक्सी में जा रहे हैं तो ये नहीं लगता है कि क्या होगा। बल्कि एक और बात मजेदार है, अभी जैसा कह रहे थे, कई लोग जो दूसरे देशों में पीड़ित हुए किसी युद्ध की विभीषिका से, देखिए ऑस्ट्रिया ने, जैसे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे वहां पर स्मारक में विश्व युद्ध के समय के, उसी तरह से ऑस्ट्रिया उन देशों में है, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, तो पूर्व और पश्चिम माने यूरोप के पूर्वी देशों के साथ भी एक वो भूमिका निभाता है ऑस्ट्रिया। जैसे भारत निभाता है उत्तर और दक्षिण, जिसको हम कहते हैं, हम उन देशों के साथ, पूरे दुनिया के देशों के साथ जैसे भारत के संबंधित, हमें दक्षिण एरिया का माना जाता है ना, यदि आप उस हिसाब से गए, जबकि पूर्व इधर भी है, जापान या भारत, यदि हम कहते हैं कि सूरज इधर से निकलता है, लेकिन यदि दुनिया को जोड़ने की दृष्टि से ऑस्ट्रिया भारत की ये भूमिका है। इसलिए पर्यटन में भी जो जाएगा, वो यदि लंदन भी जा रहा है तो ऑस्ट्रिया होके जाकर के, जिसको संस्कृति से प्यार है, बिल्कुल, और जाहिर है जब पीएम मोदी की यात्रा होगी तो और ज्यादा जो टूरिज्म है दोनों देशों के बीच में, उसमें इजाफा जाहिर तौर पर होगा। जब किसी विदेश, और खास तौर पर एक ऐसा देश जहां पर इतने सालों तक किसी नेता का दौरा ना हुआ हो, संजीव जी, लोगों के मन में कई सारे सवाल भी आते हैं, क्योंकि कई अलग अलग देशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अलग अलग नीतियां रहती हैं। बात जब ऑस्ट्रिया की हो रही है, जब पीएम मोदी पहुंचे हैं, तो दोनों देशों के बीच
कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, क्या कुछ ऐसा भी है जिस चीज को लेकर दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर हों या फिर किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा अच्छे संबंध हों? इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या किसी चीज का ऐसा खास तौर पर होता है भारत और ऑस्ट्रिया के बीच? देखिए, वैसे तो दोनों देशों के बीच का जो व्यापार है वो लगातार है, लेकिन और भारत जाहिर है कि अनेक तरीके के जो वस्त्र हैं, अपैरल्स हैं, और उसके अलावा जो अनेक जो भारत की जो की सेक्टर्स की जो वस्तुएं हैं, भारत उनको निर्यात करता है। लेकिन और वहीं ऑटोमोबाइल्स के जो क्षेत्र में, जैसे कि सुधाकर सर बात कर रहे थे, और अनेक रेलवे का जो सेक्टर है उसमें भी कोलैबोरेशन अच्छा है। लेकिन यहाँ पर मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूँगा स्टार्टअप्स की। अभी इसी वर्ष फरवरी के महीने में भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में एक स्टार्टर ब्रिज बना है, जिसके की माध्यम से दोनों देशों के बीच के जो स्टार्टअप्स का जो सेक्टर है उसके बीच का आपसी कोलैबोरेशन किस तरीके से गहरा और मजबूत किया जाए, इसके बारे में कार्य चल रहा है। और फरवरी से लेकर के अब तक इसमें काफी प्रगति भी देखी जा रही है। और ये एक जो महत्वपूर्ण जो सेक्टर है, जाहिर है कि इसके ऊपर आने वाले समय में भी फोकस रहेगा। रिन्यूएबल एनर्जी का एक अलग दूसरा सेक्टर है कि जहां पर दोनों देशों के बीच का गहरा कोलैबोरेशन हो सकता है। और जैसा कि हमारे विदेश सचिव श्री विनय मोहन क्वात्रा ने और हमारे जो सेक्रेटरी वेस्ट हैं श्री पवन कपूर ने आपने प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा था कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन के ऊपर दोनों देश आगे आने वाले समय में अधिक से अधिक बल देने जा रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके की भारत की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और ऑस्ट्रिया का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, इनोवेशन के क्षेत्र में जैसा एडवांसमेंट है, ऐसे में दोनों देश यदि साथ गहरे तरीके से कोलैबोरेट करते हैं तो ये दोनों देशों के लिए फायदा होगा। वर्तमान समय में यूरोप की जो इकोनॉमीज हैं वो स्ट्रेस्ड आउट हैं, वहाँ रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और उसके पहले जो कोविड पैंडेमिक की वजह से तो पूरा विश्व ही प्रभावित रहा। लेकिन जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है इस सारे संकट काल के बावजूद भी तेज गति से बढ़ती रही है और हमने अपने विकास की दर को बड़ा ऊंचा बनाए रखा है। ये भारत की बड़ी उपलब्धि है और ऑस्ट्रिया इस बात को जानता है और इसी वजह से ऑस्ट्रिया अपनी जो उसकी जो आर्थिक चुनौतियां हैं उसको डील करने में भी वो भारत के साथ आर्थिक बिल्कुल। और ये लाइव तस्वीरें भी आ रही हैं, आपको रोक रही हूँ संजीव जी, एक बार फुल स्क्रीन हम तस्वीरें दिखा देते हैं जो फिलहाल सीधे आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखिए ऑस्ट्रिया में मौजूदगी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत भी किया गया। फिलहाल कुछ मीटिंग्स पीएम मोदी की हो रही हैं, हस्ताक्षर पीएम मोदी शायद कर रहे हैं, तस्वीरों में जो देखकर नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच देखिए ट्रेड और कल्चरल संबंध जो हैं वो बेहतरीन बताए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 4 दशक में पहले ऐसे नेता